पिछले 3 हफ्तों में इंटरनेट के कई पार्ट्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। लाखों लोग रोज चैट जीपीटी, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई जैसे वेबसाइट्स यूज करते हैं। ये अचानक क्रैश करने लगे। इवन हमारे खुद के ट्रेडिंग सर्विसेज पे इस इंटरनेट आउटेज का इम्पैक्ट पड़ा। ये वर्ल्ड स्केल इंसिडेंट्स थे, लेकिन इनका कारण बहुत ऑर्डिनरी था। 2 क्रैशेस हुए और ये क्रैशेस क्लाउडफ्लेयर नाम के एक कंपनी के 2 अपडेट्स के कारण हुए। बहुत से लोग तो इस कंपनी को जानते तक नहीं हैं। पहले अपडेट में कंपनी अपने डेटाबेस सिस्टम के परमिशंस मॉडिफाई कर रही थी। दूसरा अपडेट कंपनी ने एक बग ठीक करने के लिए किया था। ये बग कई सालों से था, लेकिन कंपनी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं किया था। दोनों अपडेट्स के कारण पूरी दुनिया के इंटरनेट यूसेज पे इम्पैक्ट पड़ा। तो एक कंपनी के 2 छोटे अपडेट्स के कारण पूरे दुनिया का इंटरनेट कैसे रुक गया? आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर के पहले इंटरनेट कैसे काम करता था और इसके आने के बाद क्या बदला। फिर हम ये समझेंगे कि क्लाउडफ्लेयर करता क्या है। एंड में हम इस कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क्स भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर और इसके कारण हो रहे इंटरनेट के सेंट्रलाइजेशन के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो हो सकता है कि आप इंटरनेट कैसे काम करता है इसके एक आउटडेटेड आइडिया पे चल रहे हो। कई लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब है जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये इंटरनेट का कोर टेक्नोलॉजी हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इंटरनेट भी बदला है और इसमें कई लेयर्स ऐड हुए हैं जो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। इंटरनेट अब बस बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट अब सेंट्रलाइज हो रहा है और इसमें एक नया हायरार्की बन रहा है। इंटरनेट में बहुत सारा डेटा मूव करता है। इस डेटा के ट्रैफिक को कंपनीज का एक छोटा ग्रुप हैंडल करता है। ये कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स होती हैं। ये कंपनीज मिलकर एक मेटा लेयर बनाती हैं जिसके अंदर इंटरनेट रैप्ड होता है। इन कंपनीज के ग्रुप में से एक है क्लाउडफ्लेयर। ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसे एक ग्लोबल यूटिलिटी जैसे समझा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ग्रिड ऑपरेटर्स होते हैं, क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट को सेम सर्विस देता है। क्लाउडफ्लेयर के पहले इंटरनेट 2 चैलेंजेस फेस करता था, स्पीड और सिक्योरिटी। वेबसाइट्स किसी फिजिकल लोकेशन में प्रेजेंट सर्वर्स पे चलाए जाते थे, तो अगर कोई उस वेबसाइट को उस सर्वर के लोकेशन से ही एक्सेस करता था तो वेबसाइट बहुत जल्दी लोड हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे वेबसाइट के यूजर और सर्वर के बीच डिस्टेंस बढ़ता, डेटा को यूजर और सर्वर के बीच ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता और इंटरनेट भी उतना ही स्लो हो जाता था। सर्वर्स का सिक्योरिटी भी एक चैलेंज था। हैकर्स और दूसरे क्रिमिनल्स को लोगों की स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस क्लियरली दिख जाते थे। इससे इन क्रिमिनल्स को ये पता चल जाता था कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ अटैक करना है। इस थ्रेट से बचने का एक ही तरीका था, और वो भी फिजिकली या हार्डवेयर के थ्रू। लोग अपने सर्वर को एक अलग कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे जिसके थ्रू सर्वर का सारा ट्रैफिक राउट किया जाता था। इस कंप्यूटर को फायरवॉल कहते थे। ये कंप्यूटर पूरे ट्रैफिक को मॉनिटर करता था और किसी भी अनसेफ रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता था। लेकिन फायरवॉल्स हर थ्रेट से प्रोटेक्शन नहीं दे पाते थे। जैसे हर सर्वर का एक ट्रैफिक हैंडल कर पाने का लिमिट होता था। अगर सर्वर को इस लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट आते थे तो ये इन्हें हैंडल ही नहीं कर पाते थे। ये पहले इंटरनेट पे बहुत कॉमनली होता था। रेडिट जैसे किसी पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे किसी वेबसाइट का लिंक डलता था और इससे पूरे प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक उस वेबसाइट पे ही चले जाता था और वेबसाइट कोलैप्स हो जाता था। धीरे धीरे क्रिमिनल्स ने इस वीकनेस को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अगर कोई किसी वेबसाइट को क्रैश करवाना चाहता हो तो उन्हें वेबसाइट के सिस्टम में घुसना नहीं पड़ता। वो एक्सेसिव ऑडियंस के प्रेशर से वेबसाइट्स का कनेक्शन खराब करने की कोशिश करते थे। ऐसे अटैक को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डीडॉस अटैक कहते थे। इसमें टारगेट वेबसाइट को फेक ट्रैफिक से ओवरलोड कर दिया जाता था। इससे वेबसाइट का बैंडविड्थ कम हो जाता था और वेबसाइट क्रैश हो जाता था। मिड 2000s तक ये साइबर अटैक्स का एक कॉमन तरीका बन गया था। लेट 1990s तक बड़े इंटरनेट कंपनीज ने इनमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट को यूजर्स के पास लाया। तभी आकामाई नाम की एक कंपनी ने कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स या CDNs इंट्रोड्यूस किए। कंपनी ने ग्लोबली सर्वर्स का एक नेटवर्क सेटअप किया जो अपने क्लाइंट के वेबसाइट्स के बड़े हिस्सों के केस्ड वर्जन्स प्री लोड करके रखते थे। यूजर्स को किसी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए ओरिजिनल सर्वर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता था। वो अपने नियरेस्ट सर्वर से कनेक्ट करके वेबसाइट का यूज कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट था। वेबसाइट्स लोड करना बहुत तेज हो गया और ओरिजिनल सर्वर्स के लोड भी कम हो गए। लेकिन ये CDNs ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। आकामाई अपने सर्विसेज बस याहू या डिज्नी जैसे बड़े कंपनीज को ही देता था। छोटी कंपनीज इसे सर्विसेज यूज नहीं कर सकती थी।
मिड 2000s में क्लाउडफ्लेयर के सीईओ को ये समझ में आया कि सीडीएन्स का यूज करके इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज सेटअप किए जा सकते हैं। फिजिकल फायरवॉल का काम डायरेक्टली क्लाउड से ही किया जा सकता था, और तो और सीडीएन्स डीडोस अटैक्स भी रोक सकते थे। एक सर्वर को ओवरलोड करना आसान था, लेकिन एक पूरे नेटवर्क को ओवरलोड करना नहीं। क्लाउडफ्लेयर के बेटर नेटवर्क इंजीनियरिंग के कारण वेबसाइट्स फास्ट भी हो रहे थे। क्लाउडफ्लेयर एक और इंप्रेसिव चीज भी कर रहा था। कंपनी किसी ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइडर जैसे काम नहीं कर रही थी। कंपनी ने अपना सर्विस पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। आकामाई का सेल्स और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लंबा और स्लो था, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के क्लाइंट्स अपने कुछ सेटिंग्स चेंज करके 5 मिनट में ही ऑनबोर्ड हो सकते थे। कंपनी ने एक फ्री टियर भी ऑफर किया। इसके कारण छोटे वेबसाइट्स भी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और स्पीड बूस्ट का फायदा ले सकते थे। क्लाउडफ्लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बनने वाला था। पर क्लाउडफ्लेयर एग्जैक्टली करता क्या है? देखो दोस्तों, ये यूजर्स और वेबसाइट्स के बीच में एक मिडिल लेयर का काम करता है। जब कोई यूजर क्लाउडफ्लेयर से लिंक्ड वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये इंटरनेट में रैंडमली घूमता नहीं रहता। क्लाउडफ्लेयर इस रिक्वेस्ट को नियरेस्ट हब में भेजता है और चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट सेफ है या नहीं। अगर रिक्वेस्ट सेफ होती है तो क्लाउडफ्लेयर उस सर्वर का केस्ड कंटेंट यूजर को सर्व करता है। अगर कोई रिक्वेस्ट अनसेफ लगता है तो क्लाउडफ्लेयर उसे वहीं रोक देता है। ये सब आपके और मेरे जैसे यूजर्स को दिखता तो नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के कारण कनेक्शन सिक्योर और तेज होता है। ट्रेडिशनली किसी भी वेबसाइट का आईपी किसी को भी दिख सकता था। इवन अटैकर्स को, किसी भी क्रिमिनल को पता होता था कि किसी वेबसाइट का वीकनेस कहां से ढूंढा जा सकता है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर लोगों के आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। ये एक रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम करता है। अगर कोई कंपनी के सर्विसेज यूज करता है और कोई इनके वेबसाइट को ढूंढता है, तो कंपनी का डोमेन अपने एक्चुअल सर्वर का एड्रेस नहीं देता, ये क्लाउडफ्लेयर का एड्रेस दिखाता है। क्लाउडफ्लेयर अपने क्लाइंट के सर्वर्स पे बैकएंड पे कनेक्टेड रहता है, तो क्लाइंट का सर्वर पब्लिक के लिए इनविजिबल होता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर इसे एक्सेस कर सकता है। क्लाउडफ्लेयर जब अपने सर्वर्स पे रिक्वेस्ट लेता है, तो वो अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले ये किसी भी एक सर्वर के लिमिट से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट अब्सॉर्ब कर सकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि सर्वर पे ज्यादा क्लाइंट्स के कारण प्रेशर ना पड़े। क्लाउडफ्लेयर ट्रैफिक को रेट लिमिट भी कर सकता है, मतलब कितने लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, इसे क्लाउडफ्लेयर कंट्रोल कर सकता है। ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को कई तरीकों से चेक भी कर सकता है। अगर क्लाउडफ्लेयर को कुछ हार्मफुल दिखता है, जैसे कोई बॉट या किसी मैलिशियस सोर्स से ट्रैफिक, तो वो इसे रोकने के लिए चैलेंजेस दे सकता है। अगर आपने कभी ऐसा कोई वेरिफिकेशन देखा है, मतलब आपने क्लाउडफ्लेयर को काम करते हुए देखा है। क्लाउडफ्लेयर एनीकास्ट राउटिंग भी करता है, मतलब इसके ग्लोबल सर्वर्स का ग्रिड इसके क्लाइंट्स के वेबसाइट के केस्ड कॉपीज स्टोर करके रखता है। इन सारे सर्वर्स का सेम आईपी होता है। जब यूजर्स उस आईपी एड्रेस को ढूंढते हैं, तो उनका रिक्वेस्ट किसी एक लोकेशन नहीं जाता, ये सीधा उस लोकेशन तक जाता है जो यूजर्स के सबसे पास होता है। जैसे ही रिक्वेस्ट क्लाउडफ्लेयर का चेक पास कर लेता है, यूजर के पास का सर्वर वेबसाइट लोड करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में डेटा सबसे छोटा पाथ ट्रैवल करता है और जल्दी लोड भी होता है। जैसे अगर कोई यूजर मुंबई से किसी वेबसाइट को ढूंढता है, तो उसे मुंबई के सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा। उस सेम वेबसाइट को कोई लंदन से ढूंढेगा, तो उसे लंदन सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा। इससे दोनों यूजर्स के लिए पेज जल्दी लोड होंगे। तो क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट्स को अफोर्डेबली स्पीड और सेफ्टी देता है। इसके कारण ये पूरे इंटरनेट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हर सेकंड क्लाउडफ्लेयर का नेटवर्क ऑन एन एवरेज 80 मिलियन से ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल करता है। ये पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक का 20% है। एक सर्वे के हिसाब से 5 वेबसाइट्स जो रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस यूज करते हैं, उनमें से 4 क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जाते हैं। इनमें इंटरनेट के कुछ बहुत क्रिटिकल पार्ट्स जैसे मेजर बैंक्स और गवर्नमेंट्स भी होते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया के 10,000 सबसे पॉपुलर वेबसाइट के ऑलमोस्ट आधे इस सर्विस का यूज करते हैं। और तो और इंडस्ट्री सेंट्रलाइजेशन को रिवॉर्ड भी करता है, इसलिए ज्यादा कंपनीज इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अपने टास्क ग्लोबली ऑपरेट करने के लिए क्लाउडफ्लेयर 125 कंट्रीज में बहुत बड़े सर्वर्स के साथ ऑपरेट करता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए कंपनी को स्केल की जरूरत होती है। कंपनी को मिलियंस ऑफ पेइंग कस्टमर्स की जरूरत होती है ताकि ये ऑपरेट कर सकें। ये और भी जरूरी हो जाता है जब कंपनी को किसी बड़े डीडोस अटैक से डील करना पड़ता है। एक साथ कई लाखों हैक डिवाइसेस किसी वेबसाइट को एक साथ अटैक करते हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो इतना ज्यादा वॉल्यूम हैंडल कर सके। जिस कंपनी का कस्टमर बेस जितना बड़ा होता है, उसके ऐसा करने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। स्केल के कारण क्लाउडफ्लेयर को इंटेलिजेंस का बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर पूरे इंटरनेट का 1/5 ट्रैफिक हैंडल करता है। ये पूरे इंटरनेट के 1/5 मलिशियस एक्टिविटीज भी देखता है। इससे कंपनी को एक बहुत बड़ा नॉलेज बेस मिलता है जिसपे ये रिलाई कर सकती है। जैसे अगर न्यूयॉर्क का कोई बैंक कोई अटैक फेस करता है, तो क्लाउडफ्लेयर अपने ग्लोबल रूल्स अपडेट कर सकता है और इससे दिल्ली के एक छोटे स्टोर को भी उस अटैक टाइप से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर ही सबसे सेफ प्रोवाइडर भी बन जाता है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर के सर्विस में एक पैराडॉक्स है।
क्लाउडफ्लेयर माइक्रो रेजिलियंस बनाता है। इससे इंडिविजुअल वेबसाइट्स को सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन कंपनी में एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क भी है। अगर क्लाउडफ्लेयर काम करना बंद करता है तो इसके साथ इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा भी काम करना बंद कर देता है। जो वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर पे कनेक्ट करते हैं वो इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। वो इस डिपेंडेंसी को अचानक हटा भी नहीं सकते। अगर क्लाउडफ्लेयर काम करना बंद करता है तो इन वेबसाइट्स के पास अपने यूजर्स तक जल्दी पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं होता। वेबसाइट्स के ओरिजिनल सर्वर्स फंक्शनल जरूर होते हैं, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के कारण एक एडिशनल लेयर ऐड हो जाता है। वैसे तो फेलियर्स रेयर हैं, लेकिन जब ये होते हैं तो ये इंस्टेंट होते हैं। क्लाउडफ्लेयर क्विकसिल्वर नाम के एक फीचर का यूज करता है जो सारे सर्वर्स में इंफॉर्मेशन स्पीड में डुप्लीकेट करता है। यूजुअली इसके कारण जरूरी इंफॉर्मेशन हर सर्वर में जल्दी अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक होता है तो ये प्रॉब्लम भी सारे सर्वर्स में रेप्लिकेट हो जाता है। कोई सेफ लोकेशन नहीं होता जहां किसी प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो अगर कोई अपडेट फॉल्टी होता है तो ये भी पूरे इंटरनेट में बहुत तेजी से फैल जाता है, और रिसेंटली ऐसा ही हुआ। पहले 2 आउटेजेस देखते हैं। एक छोटा फाइल जो क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम को बॉट्स रोकने का तरीका बताता है, उसके कोड के कुछ लाइंस डुप्लीकेट हो गए थे। इसके कारण इस फाइल का साइज डबल हो गया। इसके कारण ये फाइल अपने लिए सेट मेमोरी से भी ज्यादा बड़ा हो गया। इसके कारण क्लाउडफ्लेयर के सर्वर्स सारे रिक्वेस्ट्स के लिए एरर मैसेजेस दिखाने लगे। 3 घंटों से ज्यादा के लिए इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा अनरिस्पॉन्सिव हो गया। चैट जीपीटी जैसे एआई सर्विसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और जूम जैसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स अचानक बंद हो गए, और इन सब के लिए बस एक मैल फंक्शन वाले फाइल की जरूरत थी। ये करंट सिस्टम के सेंट्रलाइज्ड होने का एक साइड इफेक्ट है। सेंट्रलाइजेशन की जरूरत तो है, क्योंकि ये इंटरनेट के इतने बड़े ट्रैफिक को हैंडल करने में मदद करता है, लेकिन इसके कारण सिस्टम का एक थ्रेड भी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एक भी गलती पूरे इंटरनेट में फैल जाती है। आपको क्या लगता है, क्या वेबसाइट्स का क्लाउडफ्लेयर से डाइवर्सिफिकेशन ऐसे प्रॉब्लम से सेफ्टी देगा, या बस इंटरनेट को पुराने फ्रैगमेंटेड सिस्टम में लेके चला जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।